नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनावों में अब अधिक समय नहीं बचा है, इसीलिए अब इन आम चुनावों के लिए मंच पूरी तरह से तैयार है। सभी दल अपनी अपनी गारंटियां सेट करने में जुट गए हैं। एक ओर जहां सत्ता दल भाजपा है, जो लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर जीत की हैट्रिक लगाना चाह रही है, तो वहीं दूसरी ओर बिखरा पड़ा विपक्ष है, जो अब एकजुट होकर के भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाह रहा है। भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष एक साथ आ रहा है, ताकि वो भाजपा का डटकर मुकाबला कर सके और उसे सत्ता से बाहर कर सके। इसके लिए नीतीश कुमार के प्रयास से कांग्रेस समेत लगभग 26 विपक्षी दल एक छतरी के नीचे आ रहे हैं, जिसे इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है। इस गठबंधन की 3 बैठकें भी पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हो चुकी हैं। एक समय ये गठबंधन काफी एक्टिव नजर आ रहा था, लेकिन फिर बीच में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आ गए और कांग्रेस इन चुनाव में पूरी तरह से लग गई। इस दौरान ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन में कुछ दूरियां आने लगी हैं और गठबंधन में आपसी मतभेद पनपने लगे हैं, क्योंकि चुनाव के समय ही मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मनमुटाव पैदा हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस और सपा के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई थी। तो वहीं जेडीयू भी कांग्रेस के रवैया से आहत थी। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं और इसके परिणाम आ चुके हैं, तब कांग्रेस ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन को लेकर ध्यान देना शुरू कर दिया है और गठबंधन को लेकर फिर से काफी सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में अब इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में रखी गई है। इस बैठक को लेकर आरजेडी, जेडीयू और टीएमसी समेत कई दलों के लोग राजधानी दिल्ली पहुंचना भी शुरू कर चुके हैं। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जाएगी और संभव है कि इस बैठक में कांग्रेस व अन्य दल मिलकर के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को पूरी तरह से तैयार भी कर लें। क्योंकि बेशक ये गठबंधन की चौथी बैठक है, लेकिन अभी तक इस गठबंधन में सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तैयार नहीं किया गया है, जबकि गठबंधन में सबसे बड़ा पेंच सीट बंटवारे को लेकर ही फंस रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस गठबंधन का सबसे बड़ा व प्रमुख घटक है। ऐसे में कांग्रेस गठबंधन में अन्य क्षेत्रीय दलों पर हावी होने की कोशिश करता, इसीलिए कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तक गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि कांग्रेस चुनाव परिणामों पर निर्भर थी। अगर 5 राज्यों के चुनाव परिणाम कांग्रेस के मन माफिक आते और वो 5 में से 3 राज्यों में सत्ता हासिल करती, तो बेशक कांग्रेस इस गठबंधन में अधिक सीटों पर हिस्सेदारी रखती और अपनी शर्तों पर गठबंधन को आगे बढ़ाती। लेकिन अब जब 5 राज्यों में कांग्रेस के खाते में सिर्फ तेलंगाना ही आया है, जिसके बाद कांग्रेस दक्षिण भारत में और भी मजबूती बनी, लेकिन वहीं दूसरी ओर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार के साथ हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस सिमटती जा रही है। यही वजह है कि इन चुनाव परिणामों के बाद क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस पर हावी होने का मौका मिल गया। ऐसे में संभव है कि जब क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर दबाव बनाएंगे और अपने अपने राज्यों में कांग्रेस को जूनियर की भूमिका में देखना चाहेंगे, यानी कि अब कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में त्याग करने वाले एक बड़े भाई की भूमिका निभानी पड़ेगी। और जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हावी हैं, या उनकी सरकार है, या वो विपक्ष में है, या उन्हें खुद से ज्यादा सीटें देनी पड़ेंगी, क्योंकि इन चुनावों के नतीजे आने के बाद वैसे भी जेडीयू, सपा और टीएमसी जैसे क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। ऐसे में संभव है कि अब सीट बंटवारे में भी कांग्रेस को इन दलों की माननी पड़ेगी। तो वहीं सीट बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा मुश्किलें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आ सकती है, क्योंकि आप जब दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी सरकार में हैं और ये दोनों ही राज्य उसने कांग्रेस को हराकर ही जीते हैं, यानी इन राज्यों में कांग्रेस का भी अपना वजूद रहा है और कांग्रेस यहाँ पर अपने खाते में अधिक सीटें लेना चाहेगी। लेकिन आप और कांग्रेस की मौजूद स्थिति को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि आप कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने पर राजी होगी। ऐसे में अगर यहाँ भी कांग्रेस झुकती है, तभी बात आगे बढ़ सकती है, वरना इन राज्यों में भी गठबंधन को लेकर पेच फंस सकता है। हालांकि अगर इन राज्यों में लोकसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें, तो दिल्ली में 7 की 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है, यानी आप वहां पर पिछले 2 बार से सत्ता में बनी हुई है। वहीं अगर पंजाब की बात करें, तो पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच पेंच इसलिए फंस सकता है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों में पूरे देश में मोदी लहर होने के बावजूद पंजाब में उस मोदी लहर का कोई असर नहीं दिखा था
और भाजपा पंजाब में सिर्फ 2 ही सीटें हासिल कर पाई थी, जबकि मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के खाते में प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें आई थी। वहीं एनडीए की सहयोगी पार्टी अकाली दल भी 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खोला था, उसने भी 1 सीट पर जीत हासिल की थी। इसीलिए जाहिर है कि कांग्रेस पंजाब में ज्यादा सीटें लेना चाहेगी, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता थी, जबकि अब जब 5 साल बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तब राज्य में कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है। इसीलिए वो चाहेगी कि प्रदेश की अधिकतर सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारे। आपसी सामंजस्य न हो पाने के ही कारण बीच में खबरें ये भी आई थी कि पंजाब में इंडिया गठबंधन दिखे और वहां कांग्रेस व आम आदमी पार्टी दोनों ही अपने अपने प्रत्याशी उतारे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही इसका नुकसान विपक्ष को ही उठाना पड़ेगा और भाजपा को बैठे बिठाए पंजाब में लाभ मिल सकता है। वहीं अगर कहीं साथ ही कहीं खिलाफ वाला फॉर्मूला जनता पर भी नकारात्मक प्रभाव ही डालेगा। इसीलिए कांग्रेस और आप दोनों को ही इन दोनों राज्यों में सीट बंटवारे पर आपसी सहमति बनानी ही पड़ेगी, तभी उसे इन राज्यों में लाभ मिल सकता है। ऐसे में इस 19 दिसंबर को होने वाली बैठक में आप और कांग्रेस के बीच सहमति बनाना सबसे बड़ा काम होगा। सिर्फ दिल्ली पंजाब ही नहीं, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस सपा में हुई तनातनी के बाद और बाद में एमपी में शिकस्त के बाद संभव है कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर हावी होने का प्रयास करे, क्योंकि वर्तमान समय में भी कांग्रेस की हालत यूपी में काफी टाइट है। क्योंकि लोकसभा में जहां प्रदेश में कांग्रेस की सिर्फ 1 सीट है, वो भी खुद रायबरेली से सोनिया गांधी, तो वहीं 402 सीटों वाली विधानसभा में भी कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सदस्य ही हैं, जबकि सपा की हालत कांग्रेस से काफी बेहतर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर अपनी साइकिल दौड़ाई थी। हालांकि बाद में उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटें हारने के बाद सपा के पास अब 3 ही लोकसभा सीटें बची हैं। वहीं विधानसभा में सपा के पास 111 विधानसभा सदस्य हैं, यानी साफ है कि सपा का पलड़ा भारी है। ऐसे में संभव है कि समाजवादी पार्टी यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से ज्यादा पर अपने प्रत्याशी उतारने का प्रस्ताव सामने रखेगा। अब देखना यह है कि कांग्रेस का जवाब क्या रहता है और किस तरह से कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर सहमति बना पाती है। दूसरी ओर सपा और आप के अलावा टीएमसी और कांग्रेस के बीच भी पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर रैंच मच सकती है, क्योंकि टीएमसी भी कांग्रेस को 42 लोकसभा सीटें वाले राज्य में सिर्फ 2 सीट ही देना चाह रही है। यानी यहाँ भी कांग्रेस को सामंजस्य बिठाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि 42 में से सिर्फ 2 ही सीटें देना कांग्रेस को नामंजूर हो सकता है। वहीं अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 18 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि टीएमसी को 42 में से 22 सीटें मिली थी। यानी टीएमसी का पलड़ा भारी रहा था। टीएमसी अभी भी सत्ता में है। ऐसे में संभव है कि टीएमसी इस बार भी ज्यादा सीटें अपने ही पास रखना चाहेगी। सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारी के मुताबिक टीएमसी कांग्रेस के लिए मालदा और बरहामपुर सीट छोड़ने के लिए तैयार है। हालांकि ममता बनर्जी ने इसको लेकर कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार किया है। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बैठक के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले कहा कि मैं अभी सीट शेयरिंग पर कुछ नहीं कह सकती, आपको 19 दिसंबर की मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि टीएमसी ने जिन 2 सीटों को छोड़ने के संकेत दिए हैं, उनमें से एक अधीर रंजन चौधरी की बरहामपुर सीट है। मुर्शिदाबाद जिले की एक सीट पर राज्य में सबसे ज्यादा 66% मुस्लिम आबादी है। यहाँ से अधीर रंजन चौधरी 1999 से लगातार सांसद चुने जा रहे हैं। इसके अलावा पड़ोस के मालदा जिले की साउथ मालदा सीट भी कांग्रेस का गढ़ रही है। यहाँ से कांग्रेस के सांसद अबू हासिम खान चौधरी हैं। कांग्रेस ने इन 2 सीटों पर ही 2019 के इलेक्शन में भी जीत हासिल की थी। ऐसे में टीएमसी इसे ये कहकर इन 2 सीटों को ऑफर कर सकती है कि आपने यहाँ जीत हासिल की थी, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं, अन्य सीटों पर हम मजबूती से लड़ेंगे और आप हमारा समर्थन करें। ममता बनर्जी ने पहले ही इस तरह के संकेत दिए और कहा था कि हमें हर राज्य में भाजपा के उम्मीदवार के मुकाबले एक साझा कैंडिडेट देने की रणनीति पर काम करना होगा। इस दौरान ममता ने ये भी साफ शब्दों में कहा था कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को अहमियत देनी होगी। जिन राज्य में जो क्षेत्रीय दल मजबूत है उसे वहां प्रमुखता से सीटें देनी होंगी। ऐसे में इस बात पर कांग्रेस की चिंता बढ़ सकती है।
कांग्रेस के लिए 2 ही सीटों को स्वीकार करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा संभवतः ये भी है कि टीएमसी मार्च अप्रैल में राज्यसभा के लिए अभिषेक मनु सिंघवी के समर्थन का भी ऑफर दे सकती है। फिलहाल असल तस्वीर तो कल होने वाली बैठक के बाद ही साफ हो पाएगी। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए हम सब लोग यहां आए हैं। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सब एकजुट है और इसी एकता के साथ हम मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हाँ, सभी चीजों पर बात होगी, कमेटी का काम कमेटी देख रही है, चुनाव को लेकर जो तैयारियां होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन एक है, जिसकी जो जिम्मेदारी बनेगी उसे हम निभाएंगे। ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ हैं। सबका मकसद एक ही है कि सत्ता परस्त शक्तियों को सत्ता से बेदखल करना। फिलहाल अब सभी की नजरें 19 दिसंबर को होने वाले गठबंधन की चौथी बैठक पर है। वहीं इस गठबंधन का प्रमुख एजेंडा सीट बंटवारा ही माना जा रहा है। इस बात की पूरी संभावना है कि बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा ही केंद्र में रहेगी। सीट शेयरिंग पर बातचीत के साथ ही राज्यवार सब कमेटियों के गठन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वहीं तीसरी बैठक में गठबंधन के लोगों और झंडे को लेकर भी चर्चा हुई थी। ऐसी ही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन की दिल्ली बैठक में लोगो और झंडा भी जारी किया जा सकता है। फिलहाल अब इंतजार है तो बैठक के बाद क्या सामने है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहे 4 PM। धन्यवाद।